सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर। तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है उनको ही सीखना करेंगे कंटिन्यू। चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलो, सो हमने अब तक बात करी है धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और हमने टोरॉइड के अलग अलग पार्ट्स में, चाहे हम बात करें टोरॉइड के जो क्रोड है उस एरिया में, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे हम बात करें जो जितना एरिया टोरॉइड ने घेरा हुआ है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और चाहे हम बात करें टोरॉइड के बाहर का जो खाली जगह है वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जीरो निकल के हमारा आ रहा है, ठीक है। चलिए, सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूलाज को करेंगे रिवाइज, ठीक है। जो जो अब तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको करते हैं रिवाइज। तो आप का ये रूटीन होना चाहिए कि जैसे ही आप कोई चीज पढ़ते हैं, किसी थ्योरेटिकल पोर्शन को, ठीक है, फिजिक्स का ही नियम, मतलब एक तरीका है, नियम तो क्या है, एक तरीका है जिसमें आप जो भी थ्योरेटिकल चैप्टर को पढ़ते हैं, जो भी डेरिवेशंस आप करते हैं, उसके आप फैक्ट्स हो गए, जैसे न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलाज हो गए, है ना, जो यूनिट्स हो गई, उनको लास्ट में जरूर लिखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त वो चीजें काम आती हैं, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ चीज डाउट रहेगा तो अगर आप एक जगह पे सेपरेटली नहीं लिखेंगे तो आपको पीछे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आसान तरीका यूज कर सकते हैं कि जैसे ही हमने ये टॉपिक कवर अप कर लिया है, ठीक है, चाहे हमने एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग कवर अप कर लिए हैं, तो इससे रिलेटेड इसमें जितने भी डेरिवेशन हमने करे, जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे, उनको एक जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो मुख्य सूत्र करके या फिर कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं, मतलब इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, इस पार्ट में हमने पढ़ा है एक तो एम्पियर के नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, ये कहता है किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। समझ में आया? दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 2। एम्पियर के परिपथीय नियम के बाद हमने बात करी थी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, एम्पियर के परिपथीय नियम को अनुप्रयोग में। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। नेक्स्ट वन इन
नेक्स्ट वन इज वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के केंद्र पर, ठीक है, μ0 ni/2πr। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के केंद्र पर एंड इसके अलावा धारावाही परिनालिका की हमने बात करी थी और टोराइड की हमने बात करी थी। वैसे फॉर्मूलाज हमने लिखे हुए एक जगह पे पूरे। के अक्ष के केंद्र पर, यहां पर दो फॉर्मूलाज हमने बताए थे आपको, ठीक है। B इज इक्वल टू μ0 कैपिटल Ni/2r और वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के केंद्र से कुछ दूरी पर, है ना, सपोज x दूरी पर है वो बिंदु, तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ni एंड r स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं हम कुछ और। इसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव करे थे निश्चित लंबाई के धारावाही तार के कारण, ठीक है, और परिनालिका के कारण, और इसके अलावा धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये हमने यूज करा था एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हुए हमने ये सारी चीजें डिराइव करी थी। तो अब कुछ फॉर्मूलाज वहां से होंगे। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स Ni। यहां पर आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। परिनालिका के एक सिरे पर, कोई सा भी एक सिरा, लंबी परिनालिका हो तो उसके एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो परिनालिका के बीच के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। ठीक है, सपोज अगर बात करें, इसको ऐसे समझो, ये परिनालिका है, ठीक है, लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बात हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। मैंने आपको समझाया है कि लंबी परिनालिका को इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, उसका एक रूपांतरण इस तरीके से करते हैं।
ठीक है, ये क्या हो गई, एक लंबी परिनालिका हो गई। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है ये परिनालिका के जो है वो कुंडलियों को इस तरीके से दिखाया जाता है, कॉइल्स को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, अब सपोज ये परिनालिका का अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष ये है, तो इस कोने पर सपोज जो बिंदु है वो इस कोने पर है, एक सिरे पर है, या तो इस सिरे पर है या तो इस सिरे पर है, बिल्कुल मतलब लास्ट में है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना बिल्कुल लास्ट पर है। यहाँ पर जो अक्ष पर है, परिनालिका के बीच के मध्य बिंदु पर जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सपोज चुंबकीय क्षेत्र भी है, और इस ए बिंदु पर पूछ लिया आपसे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये ए बिंदु का है, इस परिनालिका के सिरे पर है। तो सपोज चलो दूसरे टर्म्स में देखते हैं, सपोज यहाँ पर x चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, x है, तो इस ए बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा भाई, x/2 हो जाएगा। ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसका यूज जो है हम लोग कर सकते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, याद रखें इस बात को। चलिए, और लास्ट हमने पढ़े थे धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो 3 बिंदुओं पर हमने बात करी थी। ठीक है, हमने क्रोड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो निकाला था B = μ0 टाइम्स Ni/2πr। यहां पर आप मतलब समझ रहे, कैपिटल N का मतलब क्या होता था, कैपिटल में N का मतलब होता था टोराइड में कुल फेरों की संख्या। ठीक है, कैपिटल N का मतलब होता था टोराइड में कुल फेरों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी देखा था कहीं पर भी L का जिक्र नहीं हो रहा है फॉर्मूला में, यानी कि परिनालिक टोराइड की जो लंबाई है उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ जिक्र हो रहा है N और R का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोराइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सिर्फ कुल फेरों की संख्या, उसका अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके बीच की दूरी का, और जो वृत्तीय त्रिज्या है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नोट डाउन करें से। और इसके अलावा टोराइड के अंदर के अगर कोई पॉइंट होगा, टोराइड द्वारा घिरे किसी क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ जाए, या फिर टोराइड के बाहर के किसी बिंदु पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, तो उसका मान 0 होता है। ये बात हम जानते हैं, तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमने रिसेंटली ही पढ़ा है ये बिंदु। देखो ये वाले पॉइंट्स की बात बता रहा हूं मैं, ये वाले टोराइड के बाहर के रिक्त स्थान में B = 0, और टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में B = 0। ठीक है, तो इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये 2 फॉर्मूलाज भी आप जो है इसमें इंक्लूड कर लीजिए। बाकी इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए, तो अब जाते जाते इसका कुछ एक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, और न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक वायु परिनालिका की एक वायु परिनालिका की मीटर 40 सेंटीमीटर लंबाई में 500 फेरे, मतलब एक परिनालिका 40 सेंटीमीटर की लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और उसमें कितने फेरे हैं, 500 फेरे हैं। ठीक है, यदि तार में 1.0 एम्पियर की विद्युत धारा हो, तो परिनालिका के भीतर
परिनालिका के भीतर, और ध्यान से सुनिए, उसके अक्ष पर, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। भाई अक्ष की बात कर दी है, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। तो लिखे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है परिनालिका की लंबाई L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हम इसे क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 100 से भाग किया जाता है, जो कि आएगा 0.4 मीटर। ठीक है, इसके अलावा कितने फेरे हैं, n बराबर 500 फेरे। फेरों की संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N और स्मॉल n में आपको कंफ्यूजन होता है। स्मॉल n होता है प्रति मीटर लंबाई में फेरे। परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या होगी वो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और परिनालिका में कुल कितने फेरे हैं वो कैपिटल N से डिनोट होगी। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को आप क्लियर करके चले अपने दिमाग में। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, धारा दी हुई है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है भाई, 1 एम्पियर की। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसके अलावा और कुछ दिया हमें? नहीं दिया है। चलिए, तो इतनी ही चीजों की जरूरत है हमें। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जरा याद कीजिए। परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन L से हम निकालते हैं इसको। ठीक है, B इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन L से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स स्मॉल n I। ठीक है, स्मॉल n को हमने कैपिटल N में अगर कन्वर्ट करना है, स्मॉल n को अगर हमने कैपिटल N में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स स्मॉल n I। चलिए इसी फॉर्मूला को लिखता हूँ मैं भी आपके लिए। ठीक है, यहीं से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सूत्र B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स NI से। देखो भाई, अभी अभी मैंने आपसे क्या बात कही, मैंने कहा स्मॉल n होता है परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। होता है नहीं होता है? मतलब सपोज अगर कुल फेरे n है और परिनालिका की लंबाई l है, तो स्मॉल n का मान आ जाएगा कैपिटल N अपॉन L। राइट, यस और नो? बिल्कुल आ जाएगा। जैसे सपोज 1 मीटर लंबाई है परिनालिका की और उसमें 100 फेरे हैं, तो प्रति मीटर लंबाई में कितने फेरे हो गए, 100। 100 बटे 1, 100 फेरे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मॉल n को कैलकुलेट करते हैं। अब हमें स्मॉल n तो दे नहीं रखा है, हमें दे रखा है कैपिटल N। तो कैपिटल N और L दे रखा है, तो यहाँ से हम स्मॉल n की वैल्यू अलग से निकाल लो, अलग से निकाल के फिर यहाँ रख लो। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी भाई, 500 फेरे, और L कितना है भाई, 0.4। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो 1250 आ रहा है। 1250 फेरे।
प्रति मीटर लंबाई में 1250 फेरे होंगे, है ना। ये आप थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग करें तो आप निकाल सकते हैं। देखो 0.4 मीटर लंबाई में 500 फेरे हैं, 0.8 मीटर लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, 1000 फेरे हो जाएंगे। और उसके बाद बचा 0.2 मीटर, तो 1 मीटर कंप्लीट हो गया ना, 1 मीटर कंप्लीट, 0.2 मीटर में कितने होंगे भाई, 250 फेरे हो जाएंगे। तो टोटल मिला लो, 1000 हो गए 0.8 तक, और उसके बाद 250, 1250, है ना। थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग करें तो समझा जा सकता है इस बात को, बट हमने फॉर्मूला के बेसिस पर भी इसका यूज कर लिया है। तो 1250 फेरे प्रति मीटर लंबाई में अब हम बिना ज्यादा डिले किए अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। अतः b इज इक्वल टू म्यू जीरो की वैल्यू सभी जानते हैं, याद रखना, बताया था मैंने आपको, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, स्मॉल n की वैल्यू निकल के आई है 1250, 1.0 मतलब 1, ठीक है। b इज इक्वल टू आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 0 0, 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8, 4 1 4 एंड 1 5, 5000 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये 3 जीरो जो है इस -7 को कितना कर देंगे, -4 कर देंगे। तो 5 पाई इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ठीक। तो इट विल बिकम b इज इक्वल टू 5 4 22, 5 1 5 and 2 7, 5 3 15 इंटू 10 की पावर -4। और मैंने आपको बताया है इसको हमेशा हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, अगर आप ये आंसर लिखें तो भी ठीक, नहीं तो आपको और एक्यूरेटली इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए, 1.57 इंटू 10 की पावर -3, और मात्रक जरूर लिखें टेस्ला, ठीक है, मात्रक जरूर लिखें टेस्ला। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा हमने जो चीज ये थ्योरेटिकली यूज पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, उसको हमने ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी सेम वे में करा है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज आप पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको हेल्प करेंगे। देखो एक सीधा सा मतलब है, न्यूमेरिकल्स अगर आपसे इजीली हो पा रहे हैं, जो चीजें आपने पढ़ी है उनको आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए सॉल्यूशन को। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग पुटअप कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसमें हम लॉरेंज फोर्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ एक आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसकी दिशा जो है, उसकी गति की दिशा जो है वो बदल जाती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ हम लॉरेंज फोर्स को समझेंगे, लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है। लॉरेंज बल में बस डिफरेंस इतना आएगा कि एक साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं
दोनों मिल करके बल लगाएंगे किस पर, एक गतिमान आवेश पर, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगा। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस प्रकार की गति करता है, और उसके बाद हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में अक्सर हमसे पूछा जाता है, गतिमान चालक पर बल। ठीक है, कोई एक चालक है, उस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से बल लगेगा, इसको हम समझेंगे। तो अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, धीरे धीरे वन बाय वन हम सारी चीजों को कवर अप करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके जरूर करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको एक बात फिर से बताई है, जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करते रहें, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। जैसे ही हम टॉपिक कवर करते हैं उसके बाद फॉर्मूलाज को जो है सारी एक जगह पे लिखिए और उनको देखते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जाकर के। ठीक है, कभी उनका डेरिवेशन देख लीजिए, कभी फॉर्मूलाज को चेक कर लीजिए, तो इस तरीके से चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और एट द टाइम हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे आपके दिमाग में फॉर्मूलाज रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।